नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप बेहतर होंगे। बेहतर होने की कोशिश तो हम सब लोग करते ही रहते हैं। एक संस्कृत में 2-3 लाइनों का एक श्लोक है, अधिकतर सब लोग जानते हैं। योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। योग का मतलब होता है चित्त की जो वृत्त बनते रहते हैं, उनका निर्मूलन हो जाए, वो रुक जाए। चित्त वृत्ति का मतलब क्या होता है? यहाँ पर मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी समझ है, शायद थोड़ी-सी ठीक होगी, आप बताइएगा। चित्त वृत्ति निरोध, इसका मतलब जो मन में आपका जो मन गोल-गोल घूमता रहता है, छल्ले बनाता रहता है, जैसे सिगरेट के छल्ले होते हैं, सिगरेट पीते हैं, धुआँ उड़ाते हैं, कई बार वो छल्ले बन जाते हैं और वो घूमते रहते हैं आपके आस-पास। वो तो छल्ले खत्म हो जाते हैं, कुछ दूर जाके वो छल्ले वातावरण में मिल जाते हैं। लेकिन हमारे मन में जो छल्ले बनते रहते हैं, वो कभी ख़त्म नहीं होते और वही हमारी परेशानी का कारण बनते हैं। सबसे आश्चर्य की बात है कि हमें पता भी नहीं चलता है कि छल्ले बन रहे हैं हमारे अंदर। हमारे मन के अंदर छल्ले क्या हो सकते हैं? किनको बोलेंगे कि आप ये छल्ले हैं? वृत्त, सर्कल, हमारी इच्छाएँ, कौन-सी इच्छाएँ? पैसा कमाने की, और कमाना है, और कमाना है, और कमाना है। देखिए छल्ले बन रहे हैं, व्रत सर्कल बन रहे हैं। रिश्ते, ये मुझे चाहिए, मुझे इसका साथ चाहिए, मुझे इसकी कंपनी चाहिए, इसको मेरे साथ होना चाहिए, व्रत के छल्ले बन रहे हैं। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल एकेडमिक्स में मेरे 90% आने चाहिए, मेरे 90% आने चाहिए, पहले तो मेरे आने चाहिए। और जब मैं मैं आगे बढ़ गया, मेरा जॉब लग गई, मेरी शादी हो गई, अब मेरे बच्चे हो गए, अब मेरे बच्चे को भी 90% आने चाहिए। इनफैक्ट मेरे बच्चे के 95% आने चाहिए, 99% आने चाहिए। ये छल्ले बनते रहते हैं, व्रत, सर्कल्स, इच्छाएँ गोल-गोल घूम के हमारे पास आती रहती हैं। यही हमारी परेशानी का कारण है। मेरे बेटे की यहाँ शादी होनी ही चाहिए और मेरे बेटे को इतना दहेज मिलना चाहिए, मिलना ही चाहिए। और जब दहेज मिल जाता है उसके बाद बहू आके कहती है तुम तो लालची हो, तुमने तो पैसा लेके शादी करी थी। और फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर हम कहते हैं हमारी क्या गलती रह गई? हमने तो वही किया जो समाज में चलता है। और इनफैक्ट हम तो ये मानते भी नहीं कि हमने जो पैसे की डिमांड करी थी गलत थी। हमें लगता है दुनिया में ऐसा चलता है। बहुत से लोग तो कहते हैं मैंने अपनी बेटी की शादी में दिया था तो मैं बेटे की शादी में क्यों ना दूँ? बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे भाई की शादी में मैंने इतना पैसा दिया था, तो मैं अपनी बहन की शादी में मैंने इतना पैसा दिया था, मैं भाई की शादी में क्यों ना दूँ? यही तो वो वृत्त के छल्ले होते हैं, चित्त के छल्ले, मन के गोल-गोल घूमने वाले छल्ले। और जब हम किसी एक इच्छा पे बहुत ज़्यादा शिद्दत से जोर दे रहे होते हैं, जब हम अपनी किसी एक चाहत को पूरा करने के लिए बड़े परेशान रहते हैं, तो हमें पता भी नहीं लगता कि हम चित्तवृत्ति के चक्कर में पड़ चुके हैं। हमारा मन गोल-गोल घूम रहा है, ऐसी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है जो हमारे हिसाब से बहुत ज़रूरी हैं, बजाय इसके कि हम ये सोचें कि इसकी ज़रूरत है कि नहीं है। यही हमारी परेशानियों का कारण बनती है। आप ध्यान रखिए अपने आसपास के, आप ध्यान कीजिए, आप थोड़ा एनालाइज़ करिए कि आपके आसपास जो लोग हैं और अगर वो परेशान हैं, क्या कारण है उनकी परेशानी का? आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, अक्सर उनकी परेशानियों का कारण रिश्ते, भौतिक जगत की ज़रूरतें, हद से ज़्यादा। क्या ज़रूरतें? जॉब अच्छी हो जाए, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, मुझे पत्नी का साथ नहीं मिला, मुझे पति का साथ नहीं मिला, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते, मेरी सास मेरी नहीं सुनती और मेरा ऑफिस में बॉस मेरे से बात नहीं करता या बॉस कहता है एम्प्लॉय मेरी बात नहीं सुनते और वो घूमते रहते हैं इसी में। इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस अपने एम्प्लॉय के सिस्टम को मैनेज ना करे, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉस अपनी बॉसगिरी छोड़ दे, या इसका मतलब ये नहीं है कि पति अपनी पत्नी से उम्मीदें करना छोड़ दे। इसका मतलब ये नहीं है कि एक पिता अपने बच्चे से पढ़ाई में उम्मीदें छोड़ दे। सब कुछ ज़रूरी है,
कितना, इसको समझो। जाने क्यों जब मैं अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो एक सुगंधित पुष्प की जो खोज में निकले और सुगंधित पुष्प के पास पहुँचे और बगैर जाने समझे, बगैर विचार विमर्श किए हुए उस पुष्प के अंदर घुस गए। अगर आपको याद हो, एक फूल होता है जिसको हम बोलते हैं मोथ, शायद यही बोलते हैं मोथ। इसकी खासियत होती है कि बहुत सुंदर होता है और शायद इसके अंदर से एक खुशबू भी आती है, और लेकिन इसकी बनावट ऐसी होती है कि इसमें अगर एक बार आप चले गए तो फिर आप दोबारा वापस नहीं आ सकते। और मैंने ये भी सुना है, मेरे को ये भी बताया गया है कि इस पुष्प की ये खासियत इसलिए होती है क्योंकि अगर ये ऐसा ना बने, इसको ऐसा ना बनाया जाए और इसके अंदर ऐसी खुशबू ना हो, तो इसको अपने पोषण के लिए जो ज़रूरी चीज़ें कीट पतंगों से मिलती हैं वो नहीं मिलेंगी और इसका ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो पक्षी, यानी पक्षी नहीं, जो कीड़ा, इंसेक्ट, कीट पतंगा इसके आसपास जाते हैं, उन्हें नहीं पता रहता है कि ये सुंदर है। उन्हें बस ये पता रहता है सुंदर है अगर दिखता है तो, या अगर खुशबू आती है तो उन्हें पता रहता है यहाँ कोई सुगंध है। लेकिन उनको ये नहीं पता इसकी सुगंधित होने का कारण और इसकी इस बनावट का कारण ये है कि ये लोगों को, कीट पतंगों को आकर्षित करेगा और वो भगेगा, आएंगे, मदांध होकर आएंगे, वशीभूत होकर आएंगे। आहा, बड़ी अच्छी खुशबू है, आहा, बड़ी अच्छी बनावट है, कितना सुंदर है, कितनी चमक है, कितनी रोशनी है, इसके रंग कितने लुभावने हैं, इसकी खुशबू कितनी मनमोहक है, चलो चलते हैं। अंदर घुस जाते हैं और फिर बाहर निकलने की कोशिश जब करते हैं तो नहीं निकल पाते। वो पुष्प का एक ढक्कन भी होता है उसमें, जैसे ही कीड़ा उसके अंदर गया वो ढक्कन बंद हो जाता है। कुछ देर तक तो कीड़ा बड़े अच्छे से रस का स्वाद लेता है, उसमें जो मीठा एक उसका पदार्थ होता है उसका स्वाद लेता है, लेकिन जब वो ऊपर आना चाहता है नहीं आ पाता क्योंकि वो ढक्कन बंद हो चुका है। इसी तरह से एक और पौधा होता है जिसके 2 कपाट होते हैं और जब कीड़ा उसके अंदर आता है तो ऐसे बंद हो जाते हैं और कीड़ा फड़फड़ाता है, बाहर की दुनिया दिखती है लेकिन जा नहीं सकता है। हमारी भी हालत ऐसी होती है, अपनी इच्छाएं हमारी लुभावनी होती हैं, हमारी तमन्नाएं इतनी आकर्षित करती हैं हमें कि हम भूल जाते हैं कौन सी तमन्ना के कितने पास जाना है। चित्तवृत्ति, यादों के छल्ले, मन में इच्छाओं की जो पुनरावृत्ति होती रहती है, ये हमें परेशान करती है। और कितने ताज्जुब की बात है कि हम इंसानों को इसके बारे में अक्सर पता नहीं चलता, और अगर पता भी चलता है तो हमारी इच्छा इतनी सशक्त होती है कि हम परिणाम की चिंता नहीं करते। हम ये भूल जाते हैं कि मुझे अपने बेटे के जो 95% चाहिए, मुझे उसको कितना प्रेशराइज़ करना है। मैं अपने बेटे को जो रोज़ बोलता हूँ कि देखो भैया, हमने लोन लेके तुमको पढ़ाया है, कितना बोलना चाहिए। मैं ये भी भूल जाता हूँ लोन कितना लेना चाहिए था। मैं ये भी भूल जाता हूँ लोन लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था। और मैं ये भी भूल जाता हूँ कि लोन लेने के बाद मेरी मनोस्थिति कैसी होनी चाहिए। हमेशा सोचते रहना बेटा पढ़ रहा है, बेटा पढ़ रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कितने परसेंट आ रहे हैं, या ये सोचना कि मैंने तो अपना काम कर दिया, अब ये बेटे की जिम्मेदारी है, जितना पढ़ सकता है मैं उसको सपोर्ट करूँगा, नहीं पढ़ सकता है तो उसको ना तो उसका माथा फोड़ूंगा ना अपना माथा फोड़ूंगा। लेकिन चित्तवृत्ति देखिए इतनी सशक्त होती है, इतनी मदांध कर देती है। मदांध का मतलब होता है मद में अंधा, आँखों से नहीं, बुद्धि से, हमको एहसास नहीं होता। मुझे किसी से उम्मीद है, मान लीजिए मुझे अपनी पत्नी से उम्मीद है, कितनी उम्मीद रखनी। मेरे समाज ने तो मुझे सिखा दिया है, महिला सिर्फ किचन तक सीमित रहनी चाहिए, नौकरी तो नहीं करनी चाहिए। मेरे समाज ने मुझे सिखा दिया है कि महिला अगर नौकरी भी कर रही है पहले तो उसको क्रिटिसाइज़ करो, अरे तुम क्या करती हो, तुम्हारा तो औरत होना ही ख़राब है, ऐसे काम नहीं चलता है, तुमको ऑफिस आने के बाद घर भी संभालना है। क्योंकि मैंने अपने समाज से सीखा, वही चित्तवृत्ति, मन के छल्ले, उम्मीदें। कौन सी उम्मीदें, जहाँ पर ये उम्मीद हम कम करते हैं कि मेरी बीवी घर जितना देख सकते अगर देखे, उसके अलावा काम भी करे,
लेकिन मैं ये सीख गया हूँ, मेरे मन में भावनाएँ आती रहती हैं कि बीवी चाहे ऑफ़िस करे ना करे, लेकिन घर में किचन साफ़ करे, नाली साफ़ करे, बर्तन धुले, सब्ज़ी काटे, और जब मैं आ जाऊँ तो मेरे मोजे उतारे, जूते उतारे, चाय लेकर आए, मेरे आस-पास खड़ी रहे, मेरा सिर दबाए। मेरे को ऐसे सिखा के बड़ा किया गया है। मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है कि मेरी बीवी अपनी मन की मर्ज़ी कैसे कर रही है? अपनी मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझसे क्यों बोल रही है? मैं तो कोई उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ना मैंने उसके ऊपर कोई मेरी कोई ज़िम्मेदारी बनती है। उसका तो सिर्फ़ एक काम है, मेरे लिए जीना, मेरे परिवार के लिए जीना। चित्तवृत्ति। मुझे पता ही नहीं लग पाता कि मेरे अंदर जो विचार चल रहे हैं, इनकी सार्थकता क्या है? मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मेरे अंदर जो ये बात होनी चाहिए, इतनी ज़ोर से, शिद्दत से बार-बार क्यों आती है कि मेरे इतना बिज़नेस में फ़ायदा होना चाहिए, या मेरे भाई को मेरी बात माननी चाहिए, नहीं माना तो भाई नहीं है, चाहे बड़ा हो या छोटा। मेरे मन में इतने कड़े वो क्यों बन जाते हैं नियम कि मैंने भाई का जो रोल अपने मन में सोचा, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो वो भाई की पदवी से गिर गया। मेरे अंदर ये विचार क्यों नहीं आ पाता है कि ठीक है, उसको करना चाहिए, नहीं भी कर रहा तो अपनी तरफ से मैं जितना कर सकता हूँ करूँगा, बाकी ऊपर वाला देखेगा। नहीं, मेरे अंदर तो बहुत तगड़े मानदंड बना लिए मैंने। पता नहीं मानदंड सार्थकता के लिए कि अपनी जिद पूरी करने के लिए। मेरा तो रिश्तों का आधार ही ख़त्म हो जाएगा अगर मेरा भाई या बहन मेरी बनाई हुई सोच के खिलाफ चलेगा। और मैंने अपने मन में कभी इस बात को रखा ही नहीं कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि मेरा भाई या मेरी बहन मेरी सोच से अलग आकर अपनी बात रखेगा, और वो बात शायद सही होगी, लेकिन मेरे अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं होगी कि उस सही बात को मैं प्रोत्साहित कर सकूँ, उसकी तारीफ़ कर सकूँ, उसको मैं अ, सहमति दे सकूँ। चित्तवृत्ति, बार-बार ये विचार आता है, नहीं, ये जो कर रहा है ये भाई के पैरामीटर में मेरे हिसाब से सही नहीं है। इसने जो बात बोली, इसने जो बात कही, इसने जो काम किया, ये जो आया या जो ये नहीं आया, वो मेरे भाई के बनाए हुए पैरामीटर पे तो फिट ही नहीं बैठता है। बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में धारण हो जाती हैं, हमें पता नहीं चल पाता है। इच्छाओं के वशीभूत होकर हम इतने ज़्यादा असहाय हो जाते हैं कि हम एक रोबोट बन जाते हैं, जो समाज के बनाए हुए सोच के आधार पे चलता है कि एक भाई का पैरामीटर होता है, अगर इस पैरामीटर पे कोई ये काम नहीं कर रहा तो वो भाई नहीं है। ये पत्नी का पैरामीटर होता है, इस हिसाब से अगर वो काम नहीं करी तो वो पत्नी ही नहीं है। एक एक माँ का एक पैरामीटर होता है, अगर कोई माँ इस तरह से काम नहीं कर रही, इस तरह से बातें नहीं कर रही, तो फिर हम उसको माँ ही नहीं मानेंगे। या मैं तो एक ऐसी माता चाहता हूँ, या ऐसी अभिभावक चाहता हूँ जो हर समय मेरे हिसाब से उठे बैठे। और अगर कहीं ऐसा मेरे अभिभावक नहीं हैं, ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, तो मेरे लिए वो अभिभावक ही नहीं है। मैं उनको सम्मान ही नहीं दूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरे बनाए हुए पैरामीटर के अलग जाके एक बात कही, और ऐसी बात कैसी है जिसको जो मुझे अच्छी नहीं लग रही। मैं भूल जाता हूँ कि अभिभावक हर समय मेरे मन के हिसाब से थोड़ा चलेंगे। रिश्तों में तनाव आता है, रिश्तों में दरार आती है, और हम एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं। चित्त की वृत्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारा मन बार-बार ऐसी बातों को याद करता है, जो हमारे हिसाब से सही होती हैं, जो हमें अनुकूल लगती हैं, लेकिन जब उसको सत्य की पराकाष्ठा पे तौला जाता है, सत्य के तराजू पे जब उसे तौलते हैं, एक तो हम तौल नहीं पाते, और अगर हमको कोई तौलने को बोलता भी है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। हम उससे दूर हो जाते हैं कि नहीं, नहीं, हटो, हम तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते। हम लॉजिक के ऊपर नहीं आते कभी भी। जब हम चित्त की वृत्ति के वशीभूत होते हैं, तो हम तर्क को छोड़ देते हैं। हम हम नियमों की बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ़ बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। वो बिलीफ सिस्टम जो कि मैंने बनाया है, या वो बिलीफ सिस्टम जो मुझे समाज ने दिया, मुझे सही लगा, मैंने अपना लिया। कुछ भी हो सकता है। दहेज प्रथा, कास्टिसिज़्म, भाषा के आधार पे भेदभाव, जन्म के आधार पे भेदभाव, पढ़ाई के आधार पे भेदभाव। तुमने साइंस पढ़ा, तुम ज़्यादा अच्छे, तुमने आर्ट्स पढ़ा, तुम बेकार, तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, तुम बहुत अच्छे, तुम हिंदी मीडियम में पढ़े, तुम गए गुजरे। चित्त की वृत्ति, समाज के आधार पे हमने कुछ सीख लिया।
अरे मेरे भाई, मैं सिर्फ़ ये कहना चाहता हूँ कि जो तुमने जान लिया, क्या उसी में अटके रहोगे? तुमने क्यों भरोसा कर लिया कि तुमने जो जाना वही अंतिम सत्य है? सत्य तो अथाह है, सत्य तो अनंत है। तुम क्यों संतुष्ट हो जाते हो कि जो जो तुमने सच जाना है उसी को तुम अनंत अथाह मान लेते हो? तुम्हारे अंदर इतनी शिद्दत क्यों आ जाती है कि तुमने जो जान लिया बस उसी में अपनी ज़िंदगी बिता दोगे? तुम वो क्यों नहीं जानना चाहते जो तुम्हें पता नहीं है? इसको भी तो समझने की कोशिश करो। तुम्हारा सत्य सिर्फ़ तुम्हारे लिए सत्य हो सकता है। वो दूसरे का भी सत्य बन जाए ऐसा कहाँ ज़रूरी है। लेकिन हमारे जो चित्त की वृत्ति होती है वो हमें बार-बार ये याद दिलाती है, नहीं तुम्हारी बात जो न माने वो गलत। बहुत दिन पहले हमारे एक मित्र थे, उनकी एक अर्धांगिनी भी हैं। उन्होंने हमको बोला कि हम भाई आपसे बात ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप उस फला व्यक्ति के साथ रहते हो और उसके साथ जो रहता है हम उससे पसंद ही नहीं करते। क्या ये सत्य है पूरा? माना शराबी का दोस्त शराबी होता है, लेकिन सारे दोस्त शराबी के शराबी हो जाएँ ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। और बड़े सालों बाद वो व्यक्ति जो अर्धांगिनी थी, वो फिर से आती है और हमसे बात करती है, हमको कुछ बताती है, हमसे कुछ माँगती है। कई बार तो हमें लगा कि हम इसको बताएँ कि भाई तुम तो पहले कहते थे कि हम उससे बात ही नहीं करेंगे। अब तुम्हारे परिणाम बदल गए, पैरामीटर बदल गए, नियम बदल गए, तुम्हारा मन बदल गया। हाँ, बदल गया। चित्त की वृत्ति थोड़ी-सी बदल गई। क्योंकि उस समय तुमने जो कहा वो तुम्हारे अनुकूल था। आज जो तुम फिर से कह रहे हो ये अब भी तुम्हारे ही अनुकूल है। लेकिन वो कितना अर्थपूर्ण था, कितना सारभूत था, कितना तर्कसंगत था, ना उस समय तुमने सोचा, ना आज तुमने सोचा। तुम्हें सिर्फ़ एक बात याद रही कि मेरी ज़रूरत है। कोई बुरी बात नहीं है, संसार में चलायमान रहने के लिए कई बार वो काम करना जो आपने 4 साल पहले नहीं किया था कोई गलत नहीं है। लेकिन सत्य की पराकाष्ठा पे तो उसको थोड़ा-सा तोलना-मोलना चाहिए। हर समय आदमी को अपने हिसाब से हर वो काम नहीं करना चाहिए जो उसको सही लगता है। कई बार उसको नियम, तर्क और तार्किकता के आधार पे भी सोच के बोलना चाहिए। लेकिन वृत्त के छल्ले, चित्त के छल्ले, व्रत के नहीं, चित्त के छल्ले, मन की यादें, मन की जो बातें हैं, इतनी ज़्यादा लुभावनी होती हैं कि हम तर्क भूल जाते हैं, नियम भूल जाते हैं, सत्य भूल जाते हैं, कसौटी भूल जाते हैं, तराजू भूल जाते हैं। हमें सिर्फ़ एक याद रहता है कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन हर समय जो मैं चाहता हूँ वो सत्य हो, तर्क पे सत्य सही उतरे, तर्कशील हो, ऐसा ज़रूरी तो नहीं। और जब हम इन बातों को भूल जाते हैं, तो हमारी समस्याएँ बढ़ती चली जाती हैं। हम बार-बार अपने आप को खुजली करते रहते हैं, हम ये सोचते रहते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं, ऐसे होना चाहिए था। हमें पता ही नहीं लगता कि वो होने की ज़रूरत थी भी कि नहीं थी। बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ़ ये कहना मेरा उद्देश्य है, तर्क को समझो, मुझे भी समझना है, आपको भी समझना है। चित्त के छल्लों को समझो, चित्त के छल्ले सिवाय दुःख के और कुछ नहीं देते, अक्सर। और हम और आप दुखी तो नहीं होना चाहते। तो जितना अपने आप को समझेंगे, जितना अपने मन की इच्छाओं को समझेंगे, उतना ज़्यादा हम मुक्त हो जाएँगे। नहीं तो हम उस कीट-पतंगे की तरह उस सुगंधित फूल में घुसते चले जाएँगे और जब हम वापस आना चाहेंगे तो हमारे लिए असंभव सा ही होगा। संभावनाएँ हमेशा रहती हैं, प्रयास और करने पड़ेंगे। ध्यान रखिए अपना।